हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे ठीक ऊपर लिखा हुआ है इंटर ऑडिट। सो दिस लेक्चर इज बेसिकली रेलेवेंट फॉर इंटर ऑडिट स्टूडेंट्स। इंटर ऑडिट के सिलेबस में देर आर 27 स्टैंडर्ड्स। आपको बगल में बोर्ड पे दिख रहा है 27 स्टैंडर्ड्स है इंटर ऑडिट के। SQC1 यहाँ से नंबरिंग चालू हो गया। SQC1 जो है ना, ये चैप्टर 1 में कवर्ड होता है, तो दी स्टैंडर्ड्स आर देयर। ओके, सो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, पोडियम पे लिखा हुआ है SA 200 क्विक स्टोरी। मैं हर स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड तुम्हारे सिलेबस में है, ये वीडियो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख लो ऊपर इंटर ऑडिट लिखा हुआ है, फाइनल के स्टूडेंट्स प्लीज को ना देखें, उनका अलग से होगा। ठीक है, फाइनल इंटर का स्टैंडर्ड्स का जो लेवल है वो अलग होता है, डिस्कशन लेवल में भी फर्क आ जाता है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। तो अभी इंटर ऑडिट में ये जो अपने सिलेबस में इतने सारे 27 स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक स्टैंडर्ड के ऊपर एक क्विक स्टोरी, एक छोटा सा रिवीजन बनाकर 15 मिनट 10 मिनट का, जो स्टैंडर्ड जितने साइज का वैसा, वो मैं यूट्यूब में पुट करता रहूंगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन रिविजन। तुमको कोई बुक्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, सेल्फ स्टडी करो, वॉट एवर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, चाहे CA इंस्टीट्यूट की बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल एक ही चीज है, 10-15 मिनट जो भी ये वीडियो का लेक्चर टाइम होगा, इसको एकदम ध्यान से सुनना। अगर तुम ना सिर्फ ध्यान से सुन लेते हो, पूरा ध्यान से, तो मैं इसको एकदम स्टोरी फॉर्मेट में पूरा डिस्कस करूंगा। इसके सारे मेन टॉपिक्स, कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा तुमको एग्जांपल्स के साथ। वो तुमको याद होते चले जाएंगे, एकदम समझ में आने लग जाएगा। मैनी स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैं आई शुड कंडक्ट माई लेक्चर्स इन इंग्लिश, बट मैंने देखा अगर लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, ये सब जो पेपर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है, अगर इनमें ना इंग्लिश को इंग्लिश में ही बोल दिया जाए, बेसिकली जो लिखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में उतना एब्जॉर्ब नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन साउथ इंडिया में भी उनको हिंदी एक कंफर्टेबल लेवल में समझ में आता है, बिकॉज द लेक्चर्स 50% इंग्लिश 50% हिंदी। तो मेरे लेक्चर्स वही हिंदी एंड इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में रहेंगे, कहानी फॉर्मेट में रहेंगे। एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनना, कोई किताब वगैरह कुछ नहीं चाहिए, पूरा स्टैंडर्ड्स समझ में आ जाएगा। CA के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग से बड़ी टेंशन होती है कि याद कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, याद कैसे करें। अरे याद करना ही नहीं है। अगर तुम ये मेरे को सुन लेते हो, खाली कहानी समझ लेते हो, अच्छी तरह से याद हो जाती है, तो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब भी तुम घर में बैठोगे डिटेल में पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड्स, तो वो आराम से कवर होगा। तो स्टार्ट विद दिस। अब 27 स्टैंडर्ड्स में से सबसे पहला स्टैंडर्ड जो मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा वो है SA 200। ये सबसे पहला स्टैंडर्ड जो डिस्कस करूंगा, इंटर के लिए महा 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, आज ये डिस्कस करूंगा। नॉर्मली तो ये जो स्टैंडर्ड्स की मेरी वीडियोस तुमको मिलेंगी, ये 10 to 15 मिनट्स के रेंज में रहेंगी, लेकिन ऐसे 200 इंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो सकता है। ठीक है, ये फुल क्लास नहीं, ये जस्ट रिवीजन है। फुल क्लास तो जब मैं लेता हूं तो एक एक स्टैंड, मतलब एक एक स्टैंडर्ड को पढ़ने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है, तो और ऐसे 200 में तो कम से कम भी 2.5-3 घंटे चाहिए। ठीक है, तो ये फुल क्लास नहीं, इट्स अ, मतलब ये क्विक स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं रिवीजन कराऊं, रिवीजन मकसद नहीं, क्विक स्टोरी, जहां पे आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कंसेप्ट को कहानियों के फॉर्मेट में समझते जाते हो। ठीक है, याद करने की टिप्स मैं देते जाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद ऐसे 200। नोट्स की चिंता ना लो, एनी बुक दैट यू हैव विल वर्क। चलो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ये रहा SA 200 सीरीज। ओके, तो पहला स्टैंडर्ड हम लोग के आंखों के सामने, SA 200। स्टार्ट करते हैं। इस स्टैंडर्ड में दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये दो पार्ट है, आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड को सिखाता है कि एज एन ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। जब तक ऑडिटर को उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तब तक वो काम को करेगा कैसे, वो ढंग से अपनी स्ट्रेटजी प्लान बनाएगा कैसे। तो ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि ऑडिटर का मकसद क्या होना चाहिए। और दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी ऑडिटर शुड ऑलवेज कंडक्ट हिज ऑडिट एंगेजमेंट एज पर द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो दो पर्पसेस हैं जो इसके नाम में कवर हो रहे हैं। कई जन को इसका नाम बहुत बड़ा लगता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। कई जन को नाम बहुत बड़ा लगता है, पर ठीक है, इजीली याद रहेगा। दो पॉइंट्स है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये हुआ एक, एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो उसको जोड़ के, दो चीज को जोड़ के नाम पड़ा है। इसमें कुल मिला के स्टैंडर्ड में बताऊं 4-5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यहां आ जाते हैं हम लोग, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है?
ये लाइन तो ऐसी है कि याद होनी चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स में तुमको फेंकने में काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर केस स्टडी में हम लोग को जब एक्सप्लेन करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, तो यहाँ काम आएगा। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये डायलॉग तो ऐसा है जो याद रहना ही चाहिए। इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करने का भी हमारे पास समय नहीं है, खाली शॉर्ट में एक बात बताऊंगा। द मेन वर्ड इज रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का आप ऐसा समझ लो, इसका मतलब होता है 80% एश्योरेंस, लगभग। देखो मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने अप्रॉक्स का सिंबल यूज किया है, ठीक है। अगर आपको 100% एश्योरेंस चाहिए तब हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर को 100% एश्योरेंस चाहिए ही नहीं। खुद ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, 80% एश्योरेंस। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, जैसे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रैंक लाना, पास करना। बहुत रेयर ही कोई स्टूडेंट होगा जो ये बोलेगा कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के एग्जाम में हर पेपर में 100 लेके आने हैं, मतलब 800 मार्क्स लेके आने हैं। ऐसा नहीं है ना। तो वैसे इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव आपका 100 लाना ही नहीं। ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल इज लगभग 80%। अब बोलोगे 80 कहां से आया, ये एक अंदाजा है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं 80 कितना। इट कैन बी 70, इट कैन बी 75, इट कैन बी 80, इट कैन बी 85। ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आती है फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या होता है सर जी? अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं वो तुमको शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग लगेगा। 11 से हम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है अकाउंट्स, और हमको लगता है जो अकाउंट्स हम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, उसके बियॉन्ड कोई अकाउंट्स हो ही नहीं सकता, दुनिया पूरी यही अकाउंट्स करती होगी, और अकाउंट्स में जो आंसर हम निकालते हैं वो 100% मैथ्स की तरह एकदम सही है। अब मैं बता रहा हूं ये झूठ है, तुमको थोड़ा सा इस खोल के बाहर निकलना पड़ेगा। अकाउंट्स बनाने के अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक फ्रेमवर्क चल रहा है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी 3-4 अलग अलग फ्रेमवर्क चल रहे हैं जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होते हैं। समझ रहे हो बात को आप? चेंज होते हैं फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क एक नहीं है। जैसे आप जो फ्रेमवर्क सीख रहे हो उसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक फ्रेमवर्क का एग्जांपल है शेड्यूल 3। हम लोग सीखते हैं कि हर कंपनी को अपना बैलेंस शीट और पीएल किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाना चाहिए। तो शेड्यूल 3 कहां लिखा हुआ है? कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। कंपनी लॉ क्या है? लॉ है, इसीलिए इसका नाम है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपके देश का कानून आपको बोल रहा है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो वही आपको फॉलो करना है। तो शेड्यूल 3 तो कानून में लिखा है कंपनीज के लिए। बैंक्स के लिए अलग होता है, बैंक्स के लिए उनका अलग एक्ट है, बैंकिंग एक्ट। बैंकिंग एक्ट के लास्ट में एक थर्ड शेड्यूल है जिसमें बैंक्स की बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट दिया है, तो दैट्स अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दूसरा फ्रेमवर्क होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी। ये बोलता है कि आप चाहो तो एग्जैक्टली फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करके थोड़ा सा डेविएट भी कर सकते हो इफ इट रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क का कोई एग्जांपल है क्या सर? इंडिया में है ना, इंडेस। इंडेस, ठीक है। तुम इंटर के स्टूडेंट हो, तुम एएस भी लिखोगे तो चलेगा, फाइनल के स्टूडेंट लोग इंडेस बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा डिपार्ट भी कर सकते हो इफ इट रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड, जैसा कि नाम है, फेयर प्रेजेंटेशन। मतलब हमें फ्रेमवर्क को एग्जैक्ट फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम फ्रेमवर्क से डिपार्ट करके और बढ़िया प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अकाउंट्स का, तो लेट्स डू इट। सो ये हुआ फेयर प्रेजेंटेशन, और दूसरा फ्रेमवर्क क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। हमें दोनों ही फॉलो करना पड़ता है इंडिया में, ठीक है। इट्स अ मिक्सचर, ऐसा नहीं होता कि प्योरली ये या वो, इट्स अ मिक्सचर दैट इज फॉलोड इन इंडिया। तो अब तुम ये बात समझो, ये जो हमारे देश का फ्रेमवर्क है अकाउंट्स का, जो हम लोग को 11 से सिखाया जा रहा है, ये फ्रेमवर्क थोड़ा सा कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, चेंज करता है। अकाउंट्स एकदम परफेक्ट नहीं है। मैं आगे भी आज इस लेक्चर में तुमको बताते जाऊंगा कि अकाउंट्स परफेक्ट नहीं है। अकाउंट्स में देयर इज अ लॉट ऑफ जजमेंट एंड सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तुमने अकाउंट्स में कभी ना कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट एकदम एक्यूरेट होता है कि ये जस्ट एक एस्टिमेशन होता है? इट्स एन एस्टिमेशन, ठीक है। मैनेजमेंट एक एस्टिमेशन करती है कि हमारा इतना हो सकता है, तो जरूरी थोड़ा कि बैड डेट उतना ही होगा। डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल, क्या डेप्रिसिएशन कोई कैश ट्रांजैक्शन है कि एग्जैक्ट इतने अमाउंट का हुआ? डेप्रिसिएशन तो आपके अपने एस्टिमेशन से आता है कि हम ये वाला मेथड करें, इस एसेट की यूजफुल लाइफ इतनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ एस्टिमेशंस इन अकाउंट्स, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वजह से अकाउंट्स परफेक्ट कभी नहीं होता। आप जो एक नेट प्रॉफिट का आंकड़ा निकालते हो ना और गर्व से बोलते हो कि ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये सच्ची बात नहीं है। वो नेट प्रॉफिट, अगर आपने अपने अकाउंट्स में लिखे हुए बहुत सारे एस्टिमेटेड नंबर को चेंज कर दिया ना, तो आपका नेट प्रॉफिट तुरंत चेंज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ये सबको आप चेंज करो, आपका नेट प्रॉफिट तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अकाउंट्स परफेक्ट नहीं है। तो अकाउंट्स को बनाने का एक फ्रेमवर्क है। हम जो फ्रेमवर्क हिंदुस्तान में फॉलो करते हैं वही सब मैंने बोर्ड पे आपको रेड कलर के एग्जांपल्स में लिख के दिया है। अब अगर आप दूसरे देश में जाके बनाओगे, उनका फ्रेमवर्क अलग है, तो अकाउंट्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट फ्रेमवर्क एट ऑल? बिकॉज मैं ऑडिटर हूं, मेरा काम यही है ऑडिटर का
कि क्लाइंट के अकाउंट्स को देख के मैं ये बोल सकूं कि हमारे देश के फ्रेमवर्क के हिसाब से वो अकाउंट सही बना है कि नहीं। जो हम लोग कहते हैं ना ट्रू एंड फेयर व्यू, कि अकाउंट्स जो है वो एफएस जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। अरे ट्रू एंड फेयर व्यू इज वेरी सब्जेक्टिव। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है कि 2+2 4 हो गया। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अकाउंट्स हमारे देश के फ्रेमवर्क के हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो अमेरिका के फ्रेमवर्क के हिसाब से नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू भी हो सकता है। तो जो हम बोलते हैं ना ऑडिटर का काम क्या है, अकाउंट्स पे ओपिनियन देना, तो अकाउंट्स पे जो हम ओपिनियन देते हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के एंगल से पता चलता है कि वो सही है कि गलत है। तो हमारे देश में ये फ्रेमवर्क है, इसीलिए बताया गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक ऑडिट रिस्क। अभी थोड़ी समझ में आ रही बात? मैं बहुत कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, थोड़े बहुत एग्जांपल्स कहानियां किससे ले लेके कि तुमको अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। रीड मारना मकसद बिल्कुल नहीं है। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क को देखो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है, ये डायग्राम तुमको याद रखना चाहिए। पहला पोर्शन क्या है देखो तो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, एंड नेक्स्ट इज डिटेक्शन रिस्क। तो आप देखो कुल मिला के ना 3 नाम आ गए हमारे सामने, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। मैंने इनका मतलब बहुत ही सरल भाषा में वहां पे नोट्स में लिखा है, तुम देख भी सकते हो। मैं तुमको ऐसे डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ये क्विक रिवीजन है, पूरा लेक्चर नहीं है, इससे थोड़ा सा मुझे फास्ट जाना पड़ेगा। ऑडिट रिस्क क्या है? एज एन ऑडिटर मेरा काम है सारे सबूत इकट्ठा करना, सारे प्रोसीजर परफॉर्म करना, ये देखना कि अकाउंट सही बना है कि नहीं, और उस पर ओपिनियन देना, ठीक है। अगर मेरा प्रोसीजर गड़बड़ हो जाए तो मेरे ओपिनियन भी गड़बड़ हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। द रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस अ रॉन्ग ओपिनियन। रॉन्ग ओपिनियन का मतलब होता है मुझे जो ओपिनियन देना चाहिए था मैं वो नहीं दे पाया, मैं गलत ओपिनियन दे दिया मैंने। इससे बड़ा और कुछ रिस्क हो ही नहीं सकता। ऑडिटर का काम क्या होता है? ओपिनियन देना। और अगर वो ओपिनियन ही गलत दे तब उसका पूरा काम ही बेकार हो गया। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपकी बीमारी का उसने गलत इलाज कर दिया, आपको गलत दवा दे दी, तो काम ही बेकार हो गया। डॉक्टर का काम क्या है? आपको सही आपका डायग्नोसिस करना, टू फाइंड आउट व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड देन गिव यू द अकॉर्डिंग क्योर। ओके, अगर वो डायग्नोसिस ही गलत करे, दवाई गलत करे, तो बेकार हो गया ना। तो ऑडिटर का काम क्या? ओपिनियन देना। अगर ओपिनियन ही गलत दे दे तो उसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ये देखो, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, गलत ओपिनियन दे दिया उसने। नेक्स्ट आप देखा था ऊपर नाम लिखा हुआ था इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट वर्ड का मतलब होता है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। जैसे कई जन बोलते हैं कि यार इसके पास तो पैदाइशी टैलेंट है, बोलते हैं ना, पैदाइशी मतलब इनहेरेंट, आप लेके पैदा हुए वो टैलेंट। कुछ बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो हम लेके पैदा नहीं होते, हम सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्किल्स जो हम सीखते हैं, ड्राइविंग बोल लीजिए, स्विमिंग बोल लीजिए, ये सब हम सीखते हैं, ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। सर्टेन थिंग्स आर जेनेटिक, जो जेनेटिक है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, दैट्स कॉल्ड इनहेरेंट, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 50 आइटम्स हैं, सेल्स है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, सैलरीज है, क्या क्या आइटम, बहुत सारे आइटम, 50 आइटम। क्या हर एक आइटम में गलती होने की उतनी संभावना है? नहीं, आइटम टू आइटम वो चेंज होता है। तो जिन आइटम्स में गलती होने का चांस ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं उसका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो मैनेजमेंट निकालती है, तो उनसे गलती हो सकती है, तो उसमें इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ देयर आर सर्टेन आइटम्स, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, उसमें जितना कैपिटल इशू हुआ उतना कैश बुक में भी दिख रहा है, आपके पास अदर कुछ कंसिडरेशन होगा, आप सीधा उसको पुट कर रहे हो, तो उसमें गलती होने का चांस नहीं है, तो उसमें इनहेरेंट रिस्क बहुत कम है, दैट्स इनहेरेंट रिस्क। दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अगर तुमको वो जानना है तो मैंने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कभी ना कभी बहुत डिटेल वीडियो बना के डाल रखा होगा, तो मेरे चैनल में देख सकते हो। अभी उतना डिटेल में मैं जा नहीं सकता। हर कंपनी में कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल भी फेल कर जाए तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। एंड थर्ड इज डिटेक्शन रिस्क। सबसे जरूरी है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है ऑडिटर पे, ऑडिटर इसको चेंज भी कर सकता है, ऑडिटर इसको रिड्यूस भी कर सकता है। डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या होता है? एक ऑडिटर का काम है अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से गलतियां ढूंढ ढूंढ के निकालना, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टिंग द एमएमएस। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, डिटेक्टिंग द एमएमएस। तो अगर वो अच्छा प्रोसीजर लगाएगा तो रिस्क कम होगा, अगर वो घटिया प्रोसीजर लगाएगा तो रिस्क ज्यादा होगा। तो डिटेक्शन रिस्क जो आप देख रहे हो ना, ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑडिटर कैन रिड्यूस दिस। पर ये जो दो रिस्क है ना, इनहेरेंट और कंट्रोल, इसको ऑडिटर कम नहीं कर सकता, ये पहले से एफएस में मौजूद होते हैं। इसीलिए इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रोमम। रोमम का फुल फॉर्म ये देखो लिखा हुआ है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रोमम इक्वल टू IR इंटू CR। ये इक्वेशन क्या है देखो तो जरा,
रोमम, रोमम का फुल फॉर्म रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इक्वल टू IR मतलब इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, ठीक है। और अगर आपको इसी में आगे बढ़ना है और एक इक्वेशन बता सकता हूं मैं, ये ऊपर दिख रहा है ऑडिट रिस्क लिखा हुआ है, तो इसके लिए इक्वेशन है ऑडिट रिस्क इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन, ठीक है। तो ये इक्वेशंस के ऊपर बहुत ही डिटेल चर्चा होती है, अभी के लिए नहीं, अभी शॉर्ट में बात करते हैं। सो ये था टॉपिक रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स कि ऑडिट में कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। तो प्राइमरली हम 3 प्रकार के रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 इनहेरेंट रिस्क, नंबर 2 कंट्रोल रिस्क, नंबर 3 डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वो होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम में पहले से मौजूद है। कुछ आइटम्स में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। ज्यादा किस में होता है, जैसे एस्टिमेशन वाले आइटम्स हो गए, प्रोविजंस जितने हो गए, क्लोजिंग स्टॉक जितने हो गए। कंट्रोल रिस्क मतलब आपका कंट्रोल खराब है, कंट्रोल वीक है। डिटेक्शन रिस्क मतलब आपके ऑडिट प्रोसीजर्स अच्छे नहीं थे, इसीलिए आप सारा एमएमएस डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। आई होप इससे एक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट आते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बड़े क्यूट हैं। ऐसे दोस्तों इंटर का सबसे बड़ा फेमस स्टैंडर्ड है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा चर्चा करूंगा। ये देखो हमें बोला है कि एथिकल रिक्वायरमेंट, एक ऑडिटर में क्या क्या चाहिए। इंटेग्रिटी चाहिए मतलब ऑनेस्टी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता, जो भी बोलता है बेस्ड ऑन एविडेंस बोलता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फैक्ट्स। हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, हम फैक्ट्स के आधार पे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मन से नहीं बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, सब्जेक्टिविटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, काबिलियत। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट का डेटा लीक नहीं करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है सर ये प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है। मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। देखो प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि आपको अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली सर्विसेज दो। प्रोफेशनल बिहेवियर आपके इंडिपेंडेंस को बढ़ाता है। आप खुद सोचो, आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, उसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसकी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो। अगर आपको गलतियां भी दिखती हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा दोस्त से दुश्मनी करके उसमें गलत ओपिनियन देके आना, मतलब ये ओपिनियन देके आना कि इसका तो अकाउंट्स गड़बड़ है। इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्लाइंट के जब आप काम करो तो आप प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। नहीं तो क्या होगा कि आप क्लाइंट के साथ आपकी जितनी मैत्री, फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा आपकी इंडिपेंडेंस कम होती जाएगी। क्योंकि आप जल्दी से जिनसे आप मतलब दोस्ती करते हो, आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हुआ प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, मैं एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल के साथ तुमको बताऊंगा, ठीक है। कभी ऐसी कहानियां तो तुमने सुनी होंगी कि एक स्टूडेंट है जिसका सपोज 100 में से 99 आ जाता है, और वो घर जाके अपने मम्मी पापा को बोलता है कि भाई मेरा 99 आया। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी तारीफ करने के बजाय बोलते हैं कि तुम्हारा एक नंबर कहाँ कटा। ये चीज है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यही। और ये जो मम्मी पापा वाला एटीट्यूड है ना, यही ऑडिटर में भी चाहिए कि तारीफ मत करो, बुराई करो। मैं यहाँ पे क्लाइंट की तारीफ करने नहीं आया हूँ कि ऐसे तारीफ कर दे, हाँ बहुत अच्छा अकाउंट्स बनाया। अरे आपको अकाउंट सही बनाना ही था, इसमें तारीफ की कोई बात नहीं है। हम गलती ढूंढने आए हैं, हम तारीफ करने नहीं आए। ऑब्जेक्टिव देखो आप ऑडिटर का ऊपर, ये देखो, ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस। एमएमएस का मतलब क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम गलती ढूंढने आए हैं, अपना एटीट्यूड सही रखो। ऑडिटर क्लाइंट की तारीफ करने नहीं आया, गलती ढूंढने आया है। एक भी गलती है तो क्यों गलती है, समझ रहे हो। ये हुआ स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर कैन नॉट से हाँ 99% तो अकाउंट सही है ना, 1% तो हर जगह गलत होता ही है ना। हम गलती ही ढूंढने आए, हमें जो वो 1%, 0.5% गलती वो भी हमें ढूंढ के बताना है। दैट इज स्केप्टिसिज्म। अब स्केप्टिज्म को सर एग्जाम में कैसे लिखे, मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ सुंदर सा, अपने खोपड़ी में याद कर लो। ये Q&A। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जब भी कोई पूछे एक शॉर्ट में बोल देना Q&A। Q&A का फुल फॉर्म देखो उधर क्या लिखा है, क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड। मतलब ऑडिटर को जहां भी कुछ गड़बड़ दिखे वो तुरंत क्लाइंट को क्वेश्चन करेगा, वो नजरअंदाज नहीं करेगा, वो माफ नहीं करेगा। ही शुड ऑलवेज बी अलर्ट कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये तुमको थोड़ा और मैं समझाना पसंद करूंगा, भले ही इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, मैं समझाना चाहूंगा तुमको। एटीट्यूड के बारे में बताता हूँ। ये ऐसा होता है ना कुछ कि 11-12 से जब से हम अकाउंट्स पढ़ना चालू करते हैं, हमें मैच कराने में बड़ा मजा आता है। हम कोई सम्स कर रहे हैं, टोटल मैच कर गया, मजा आ गया। नहीं मैच किया, ओ दिक्कत है जीवन में। तो ये जो हमारी मैचिंग कराने की एटीट्यूड है ना, ये हमारे ब्लड में घुस जाती है। और होता क्या है, जब हम क्लाइंट की भी जा रहे हैं तो क्लाइंट के, हमें तो ऑडिट में हमारा मकसद क्या है, एमएमएस ढूंढना, पर हम एमएमएस नहीं ढूंढ रहे हैं। नो, हमको तो मैच कराने में मजा आ रहा है। हम क्लाइंट के जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो क्लाइंट ने डेटा डाला है और जो वाउचर में लिखा मैच करा, वो बहुत बढ़िया मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। जब कुछ मिसमैच होता है तो हमें मजा नहीं आता।
मिसमैच में हमें मजा नहीं आता, और हम एक्चुअली उल्टा, हमें मिसमैच में ही मजा आना चाहिए, तभी हम ऑडिटर बन पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं 11-12 से, हमारा एटीट्यूड हो जाता है कि हमें मैच कराने में मजा आ रहा है, ऑडिटर को मिसमैच में मजा आना चाहिए। दैट इज क्वेश्चनिंग एन अलर्ट माइंड, दैट इज स्केप्टिसिज्म। लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल। सपोज क्लाइंट का मैं सेल्स वाउचर्स चेक कर रहा हूं, मैंने क्लाइंट को बोले कि भाई आप 300 सेल्स इनवॉइस ला के दीजिए, आई विल वाउच इट, ओके। तो क्लाइंट ने 300 में से सपोज मुझे 297 इनवॉइसेस ला के दे दिए, और 3 इनवॉइसेस वो बोला सर खो गए। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या बोलता है कि मुझे वो 297 जो क्लाइंट ला के दे रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे उसी सवाल करना है कि भाई ये 3 इनवॉइस कहां है, हमको तो यही चाहिए। क्योंकि आप सोचो जरा, हाउ कैन इनवॉइसेस गेट लॉस्ट? कंपनी ने बनाए इनवॉइसेस को खो कैसे सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि क्लाइंट से जब मैंने वो 300 इनवॉइस मांगे तो वो मैच कराने बैठ गया खुद ही, जो कि मैं मैच कराने वाला था, और 297 मैच कर गए तो वो मुझे दे दिया, और जो 3 मिसमैच किए वही बोल रहा है कि खो गया। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बोलता है 297 छोड़ो, वो जो 3 गड़बड़ है ना, जो 3 नहीं दे रहा है उसी के पीछे भागो, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो ये एग्जांपल तो तुमको समझने में बहुत हेल्प करेगा कि क्या एटीट्यूड का प्रॉब्लम है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। और एग्जाम में लिखने के लिए मेन वर्ड याद रखना, क्यू एंड ए, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड। नेक्स्ट इज दिस प्रोफेशनल जजमेंट। व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? ठीक है, सोचो जरा, अभी तो कोरोना का माहौल चल रहा है, कोई बंदा आता है और खौ खौ करके खांसा, ठीक है, जैसे मैं ही सपोज पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है गला सूख जाता है और खांसी निकल गई, ठीक है। एक नॉर्मल मनुष्य तुरंत जजमेंट देगा, ओह कोरोना, ठीक है। आप समझो ये नॉर्मल इंसान का जजमेंट है। इज दैट अ प्रोफेशनल जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट वो होता है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा। आई विल गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर विल डायग्नोस मी एंड देन ही विल टेल मी नो आपको ये नहीं है। डॉक्टर का जो जजमेंट है वो प्रोफेशनल जजमेंट है इन मेडिकल एरिया, ठीक है। तो प्रोफेशनल का जो जजमेंट होता है और आम आदमी का जो जजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल जब जजमेंट देता है तो इट इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। अब इसको कैसे याद किया जाए? बहुत ही सिंपल, मैं एक वर्ड सिखा रहा हूं तुमको, याद रखना, निहाल हो जाओगे एकदम। याद कर लो, एकता। क्या बोला मैंने? एकता। एकता कपूर नहीं, बस एकता। एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, ये रहा। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है उसका जो प्रोफेशनल जजमेंट, एक हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम अकाउंट्स को जिस तरह से देख के समझ सकते हैं एक दूसरा पर्सन नहीं समझ सकता है ना। समझ लो बात को मेरी। तो प्रोफेशनल जजमेंट इसे ही कहते हैं ना। एग्जाम में लिखना है प्रोफेशनल जजमेंट कम्स फ्रॉम एकता, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, आराम से हो गया। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक आप देखो बड़ा फेमस है। अभी 2 टॉपिक्स और है, बस ये वाला और एक और है, और फिर ये 200 का अपना लेक्चर डिस्कशन खत्म होगा। पहला स्टैंडर्ड लंबा हो गया आज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये बहुत ही फेमस है, इंटर में बहुत फेमस है, ये इंटर में बार बार आता है, 8 मार्क तक का भी आया हुआ है ये। इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब ऑडिट कभी भी 100% फुल प्रूफ सही नहीं हो सकता, ऑडिट में कुछ कमियां रह जाएंगी। तो उसका बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है कि अकाउंट्स ही खुद गलत है तो ऑडिट सही कैसे हो? ऑडिट का मतलब क्या है कि क्लाइंट ने जो अकाउंट्स बनाए हैं, जो एफएस बनाए हैं, हमें उसको चेक करना है और उसके ऊपर ओपिनियन देना है। भाई बात ऐसी है कि अकाउंट्स खुद परफेक्ट नहीं है। अभी तो मैंने आज डिस्कस किया था ना कि आप सोचते हो, मैंने बोला था कि तुमने 11-12 से जो अकाउंट्स पढ़ा है तुमको लगता हो कि वो अकाउंट्स इज परफेक्ट। नो, अकाउंट्स में आप बहुत सारे फिगर्स ऐसा डालते हो जो आपके देश के फ्रेमवर्क के हिसाब से सही है पर दूसरे देशों के हिसाब से गलत है। और इनफैक्ट सेम कंट्री के अंदर भी वो फिगर्स अलग अलग हो सकते हैं। सारे के सारे एस्टिमेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ये सब, तो जब वो परफेक्ट नहीं है, अकाउंट्स परफेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑडिट परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम है। देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अगर आप क्लाइंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करे, आपको डेटा नहीं दे, आपसे इंफॉर्मेशन छुपाए, तो आप अच्छा ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो इसमें ऑडिट तो फेल होएगा है ना, क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर के पावर्स इन्वेस्टिगेशन से कम होते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है रेड। क्या ऑडिटर के पास रेड वाला पावर होता है? कतई नहीं होता। रेड वाले ऑफिसर जो सरकार की तरफ से आते हैं, सपोज किसी के इनकम टैक्स की रेड हो गई, तो रेड करने वाले ऑफिसर के पास पावर क्या होता है? वो सारा ऑफिस पहले सील करेगा, आप सबके मोबाइल जब्त कर लेगा, ठीक है, आपको कोने में बिठा देगा, ऑल कम्युनिकेशन विल बी कैंसिल, और आपके एक एक अलमारी, डॉक्यूमेंट, सब कुछ, आपका लैपटॉप, आपके हार्ड डिस्क, आपके सर्वर, सब चीज को खोल के देख सकता है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट पे जाता है उसके पास ये पावर होता है? नहीं होता। तो जब पावर कम होगा तो हमारे काम की जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वो भी तो कम होगी ना। तो दैट्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन। थर्ड, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट।
जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्टार्ट किया तो मैं याद दिलाना चाहूंगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस। स्टैंडर्ड खुद बोलता है कि आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस 100% नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए सिर्फ 80% अश्योरेंस। क्योंकि 100% अश्योरेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम स्पेंड होगा, लेबर आवर, मैन आवर स्पेंड होगा, और क्लाइंट उतनी भारी फीस कभी नहीं देगा। आज हम अगर किसी क्लाइंट के ऑडिट करें तो हमको फीस भी तो देगा ना यार, तो वो मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड खुद बोलता है 80% अश्योरेंस देना ही काफी है, उसके हिसाब से आपको फीस मिलेगा। 100% अश्योरेंस आप देने जाओगे उतनी फीस मिलेगी नहीं। सो इसी को बोलते हैं बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, कि फीस कितनी है और एफर्ट कितना लग रहा है। तो स्टैंडर्ड खुद बोलता है रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, आपको 100% अश्योरेंस होगा ही नहीं। और हम ऑडिट में सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करते हैं, पूरा चेक करते भी नहीं है, तो दैट्स अनदर इनहेरेंट लिमिटेशन। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे क्लाइंट ने फ्रॉड कर रखा है, लॉस का वायोलेशन कर रखा है, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड होगा, अभी तो होगा ही बिल्कुल, कोविड की वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ओके। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का एक बोर्ड है, नाम देख रहे हो, IAASB। हमारे यहाँ AASB है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इनका IAASB है, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। कई इंटर के स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, सर हमारे स्टैंडर्ड का नाम ये 200, 210, 220 ऐसे क्यों है, 10-10 का गैप क्यों है, लाइन से क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ है। आप अगर ऐसे 200 पढ़ रहे हो, जो यहाँ पोडियम में लिखा है, तो देयर इज एन ISA 200 बीइंग स्टडीड इन अमेरिका, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इन्होंने इतने एक्टिव है, देखो इन्होंने निकाल भी दिया कि अब कोरोना की वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्टेड होगा आपके क्लाइंट में। तो इन्होंने पूरा, मैं ये तुम्हारे लेवल पे भी है नहीं कि मैं डिस्कस कर पाऊं, ठीक है, एक हाई लेवल की चीज है। अब जितने भी ऑडिटर्स जाएंगे अपने क्लाइंट के ऑडिट करने के लिए, उनको गोइंग कंसर्न बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कोरोना की वजह से जो रिसेशन आएगा वो अच्छे से अच्छे कंपनी को अफेक्ट करने वाला है। पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं सुना है, रिलायंस, मुकेश अंबानी, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, उन्होंने जियो में अपना 9 पॉइंट समथिंग % स्टेक जो है वो फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग को बेच दिया। हम लोग गरीब आदमी की बात करते हैं, ये कोरोना ने मुकेश अंबानी जैसे, मतलब धनाढ्य, मतलब इनको क्या बोले, तो कुबेर हैं, इन्हें मजबूर कर दिया कि जियो में इन्हें अपना स्टेक बेचना पड़ रहा है। तो कोरोना विल अफेक्ट गोइंग कंसर्न, तुमने सुना होगा, तुम तो इंटर के स्टूडेंट हो। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। तो गोइंग कंसर्न अफेक्टेड होगा कि नहीं कोरोना की वजह से? कई लोग अपनी जॉब्स खो बैठेंगे, अभी कंपनी 6 महीने तक थोड़ा किसी को भी सैलरी देती जाएगी बिना किसी काम के। तो अब गोइंग कंसर्न भी एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है, ठीक है। बैक टू दिस, दिख रहा है? सो दिस वाज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है ऐसे दोस्तों का, अब जो आप बोर्ड पे देख रहे हो इसके बाद नया स्टैंडर्ड है, बस ये टॉपिक पढ़ा के अपना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वो टॉपिक है जो अक्सर सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये पढ़ते ही नहीं, पढ़ाया भी नहीं जाता, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सुनो भाई, ऊपर अपना नाम क्या था ऐसे दोस्तों का, पढ़ो तो जरा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वो अपने इतना सारा डिस्कशन कर लिए, और लास्ट में क्या लिखा है, नंबर 2, वहां क्या लिखा है देखो बोर्ड पे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब एन ऑडिटर हैज टू कंडक्ट द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इस बात का मतलब क्या है कि हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने हैं, वही यहाँ समझाया हुआ है, ये देख रहे हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी दिन आ जाएगा 4 मार्क का अचानक से एग्जाम हॉल में, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, तो इसको समझ लो अच्छी तरह से। तुम्हारे सिलेबस में कितने स्टैंडर्ड्स हैं इंटर के स्टूडेंट? 27 स्टैंडर्ड्स। मेरा ये बोलना है तुमसे, जब आप एक क्लाइंट के यहाँ ऑडिट पे जाओगे, तो क्या 27 के 27 स्टैंडर्ड्स वहां पे एप्लीकेबल होंगे क्या नहीं होंगे? कई ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो केवल एक स्पेशल सरकमस्टांस में लगते हैं, हर जगह नहीं लगते। तो जब ये स्टैंडर्ड 200 हमें बोलता है कि एवरी ऑडिटर हैज टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दे वांट टू से कि आपके क्लाइंट में जो जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वो आपको फॉलो करने हैं। The auditor need not comply with the standards that are not relevant to the circumstance of audit। मतलब आपको वो स्टैंडर्ड्स ही लगाने अपने क्लाइंट में जो उनके सर्कमस्टांस से रेलेवेंट है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो उनके लिए रेलेवेंट नहीं होंगे तो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर इसका एग्जांपल दो, अरे बहुत सारा एग्जांपल है। अब एग्जांपल तुम गोइंग कंसर्न का ले लो, ऐसे 570, तुम एक अच्छे खासी कंपनी में ऑडिट के लिए जा रहे हो जहां पे हैवी प्रॉफिट्स है, कोई दूर दूर तक उनके डूबने का चांस नहीं है, तो क्या वहां पे तुमको ऐसे 570 लगाना है क्या? नहीं। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न का तब लगता है जब हमको कुछ ऐसा दिखे कि भाई इनका गोइंग कंसर्न तो खत्म होने वाला है, ठीक है। सेकंड, स्टैंडर्ड में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा होता है प्रोसीजर। तो सेकंड पॉइंट बोलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंडर्ड आर मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोसीजर। इस ये तो देखो ऐसे 200 था, तो ऐसे 200 में उतने ज्यादा प्रोसीजर नहीं है। अब बाद में फ्यूचर में जो स्टैंडर्ड्स आएंगे ना, उनमें बहुत सारे प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है।
स्टैंडर्ड हमको बोलता है कि भाई प्रोसीजर भले ही जो हम बोल रहे हैं वो आप ना फॉलो करो, कुछ और प्रोसीजर अपने फॉलो कर लो, पर ऑब्जेक्टिव मीट करना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझो, मंजिल ज्यादा जरूरी है, रास्ता नहीं। डेस्टिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पाथ यू आर टेकिंग, सो ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोसीजर्स दैट आर मेंशन्ड इन द स्टैंडर्ड। थर्ड, अच्छा, एक स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट के वो एक स्टैंडर्ड जो आप क्लाइंट के लगा रहे हो वो फुल लगे एंटायरिटी में। एक ये भी हो सकता है कि किसी क्लाइंट के जब आप ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंड, उस पर्टिकुलर स्टैंड का कोई एक पोर्शन लगे, सारा का सारा नहीं लगे। एंटायर ऐसे इज नॉट रेलेवेंट, ओनली रेलेवेंट पोर्शन शुड बी फॉलोड। मतलब एक बड़ा सा स्टैंडर्ड है, उसका केवल एक ही पोर्शन क्लाइंट के लिए रेलेवेंट है तो वो आप अप्लाई करो, सिंपल सी बात है। इसका सबसे उम्दा एग्जांपल है ऐसे 610, पर अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब मैं जाऊंगा ना तब बताऊंगा उधर। लास्ट, अगर ऑडिटर स्टैंडर्ड्स में बोले हुए ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे नहीं हासिल कर पा रहा है, नहीं अचीव कर पा रहा है, देन उसको क्लीन ओपिनियन नहीं देना चाहिए, मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। क्लीन ओपिनियन मतलब सब सही है, मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब कुछ गड़बड़ है या सब गड़बड़ है, तब उसको कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये हुई ये लास्ट टॉपिक, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। मैं शॉर्ट में बोल दूं इसको पूरा एक बार। नंबर 1, इस पॉइंट का मतलब क्या, इधर बोर्ड पे ध्यान से, एवरी एसे इज नॉट एप्लीकेबल टू द क्लाइंट, केवल जो रेलेवेंट एसे है वही लगाने हैं, ठीक है। सेकंड, स्टैंडर्ड में बोला हुआ ऑब्जेक्टिव ज्यादा जरूरी है, प्रोसीजर उतना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पहले प्रोसीजर बाद में। थर्ड, कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड भी अगर आप उठाते हो तो ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा लगेगा, उसका केवल रेलेवेंट पोर्शन लगाना है। फोर्थ, अगर आप स्टैंडर्ड्स में बोले हुए ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहे हो तब आपको क्लीन ओपिनियन देना चाहिए कि मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। सो ये ऐसे दोस्तों का डिस्कशन था, ये काफी क्लास लंबी हो गई, आई थिंक मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से, आधे घंटे कुछ हो गई होगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है इंटर के लिए, इसको सिर्फ इंटर के स्टूडेंट्स ही देखें, फाइनल वालों के लिए मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू, थैंक यू।